Welcome back to civics chapter of secularism. Secularism किसे कहते हैं? Right? What is secularism? Secularism, India adopted a strategy of separating power of religion and the power of state. इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है स्टार्टिंग कि कभी धर्म को कभी पावर स्टेट से नहीं जोड़ा जा सकता. तो इंडिया ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ separating power of religion and power of state. India had adopted a strategy of separating the power of religion and power of state. Power of religion को एक तरफ और power of state को एक तरफ, दोनों को कभी वो मिलने नहीं दे दिया. तो secularism refers to this separation of religion from the state. इसी separation of religion from the state को कहा गया है कि secularism. तो Indian Constitution allows individuals the free to live by the religion's beliefs and practice. अगर हम पावर को और स्टेट को और रिलीजन को एक कर दे तो स्टेट स्पॉन्सर रिलीजन हो जाएगा. कोई हिंदू स्टेट आएगा वो कहेगा मुस्लिम को उनको रिस्ट्रिक्शन अडॉप्ट कर देगा. कोई मुस्लिम आएगा वो हिंदू का रिस्ट्रिक्शन अडॉप्ट कर देगा. तो कभी भी स्टेट और रिलीजन को एक नहीं किया गया. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस. जो संविधान हमारी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हर एक इंडिविजुअल नागरिक को जो फ्रीडम है टू लिव, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं एंड प्रैक्टिस हैं उनको छूट दिया गया है कि दे कैन एंजॉय, दे कैन प्रैक्टिस द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ देयर ओन चॉइस. राइट. तो ये हो गया सेकुलरिज्म. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. अब बात आती है कि हमने कहा सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन और स्टेट की. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो कुछ रीजंस दिए गए हैं वाई इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. द सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने का कुछ कारण है. पहला कारण क्या है? इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. पहला पॉइंट कहता है कि इससे जो कंट्री है, देश है, वो डेमोक्रेटिकली, वो प्रजातंत्र के लाइन में काम कर सकती है. जैसे कि अगर हम नहीं करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि नहीं स्टेट रिलीजन और स्टेट रिलीजन और स्टेट और रिलीजन एक हो जाए, स्टेट स्पॉन्सर रिलीजन हो जाए, तो काहे का कैसे डेमोक्रेसी होगा नहीं, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, मनमानी करेगा जो राजा होगा. तो पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. राइट. सेकेंड पॉइंट, द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल belonging to minority. So it protects people from any type of religious violence. Second point, the मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो एक होता है ना कि मेजॉरिटी है तो वो रूल करना चाहेगा, तानाशाह करना चाहेगा, डिक्टेटरशिप लाना चाहेगा. तो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंग टू माइनॉरिटी. सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस. तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट से जो मेजॉरिटी का जो दबदबा है, बोलबाला है, और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये बहुत हद तक कर्टेल किया गया, बहुत हद तक कम हो गया है. कैसे? ये रिलीजन को स्टेट से अलग करके. तो यहाँ पे कह रहा है द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी सोसाइटी. राइट. क्योंकि कह रहा है कि मेजॉरिटी अगर अपने जो वजूद पे आ गया, अपने अगर उस पे आ गया, दम पे आ गया, और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर सकता है, तो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल टू द माइनॉरिटी. सो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है. थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन. अब ये भी देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट नहीं है तो चॉइस ऑफ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है फंडामेंटल राइट्स कि यू कुड एम्ब्रेस एनी रिलीजन, यू कुड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ योर चॉइस, यू कुड इंटरप्रेट रिलीजन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज. तो थर्ड पॉइंट कहता है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन. आज हम हिंदू हैं, आज हम क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लें, आज हम क्रिश्चियन है, कल हम हिंदू अडॉप्ट कर लें, तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम उस समय नहीं रहेगा. तो ये 3 पॉइंट है जिससे कि व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो पहला पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स a country to function democratically. Second, the tyranny of the majority and violation of fundamental rights can be very harmful to the people who belong to minority, and this is protected by separation of state from religion. Third, it protects the third क्या है? Third है it protects the freedom of individuals to exit
फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। तो ये हो गया रीजंस फॉर सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। अब आइए, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब ये इंडियन सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म किसे कहा है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े बड़े अक्षरों में कहा है कि इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट एंड विल बी सेक्युलर स्टेट एट एनी कॉस्ट। ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। एक सेक्युलर स्टेट जो है वही जो निम्न फॉलोइंग पॉइंट्स दिया गया है उसको, ऑब्जेक्टिव्स को वो रियलाइज कर सकती है। पहला पॉइंट, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। अगर एक सेक्युलर स्टेट नहीं है तो वन रिलीजियस कम्युनिटी विल डोमिनेट अनदर। सेकेंड पॉइंट, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। जो अगर सेक्युलर स्टेट नहीं है तो एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स के लोग उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के लोग पे अपना बोलबाला रखते हैं। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक्स एनी। अब जब आपका स्टेट सेक्युलर स्टेट है इंडिया जैसा, तो वहाँ पे कोई भी स्टेट अपना रिलीजन नहीं एनफोर्स कर सकता, नॉर इट टेक अवे एनी रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। तो इंडियन सेक्युलरिज्म मैंडेट्स दैट Indian state will be a secular state. Only a secular state can realize its objectives to ensure the following. Number one, one religious community does not dominate another. Second, some members do not dominate other members of the same religious community. The state does not enforce any particular religion, nor does it take away the religious freedom of the individuals. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा है। क्यों कहा है? टू रियलाइज the objectives of realize the following objectives. Number one, one religious community does not dominate. एक religious community दूसरी religious community पे ऊपर dominate न करे। दूसरा point, उसी same religious community के लोग ध्यान से सुनिए, same religious community के लोग अपने ही religious community के लोगों के ऊपर dominate न करे। Some members do not dominate other members of the same community. Last, the third, the state does not enforce any particular religion, nor does it take away power, religious freedom of individuals. जो स्टेट है वो कभी भी कोई भी रिलीजन को एनफोर्स नहीं कर सकता, नॉर इट टेक अवे फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में। अब आइए आगे, स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हमारे देश में बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया? द इंडियन स्टेट्स वर्क इन वेरियस वेज, राइट। पहला पॉइंट, it uses the strategy of distancing itself from religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any religion. हमारे देश में कई ऐसे काम किए गए जिससे कि ये पता चलता है कि हम सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे देश में। पहला पॉइंट, इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। वो हर जगह पे, हर एक स्टेप पे, हमारे जो इंडियन स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो हर एक स्टेप पे रिलीजन को अलग रखती है। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज हैं, वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर धर्म रिलीजन को डिस्प्ले नहीं किया जाता। नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन एट एनी गवर्नमेंट प्लेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट प्लेसेस में। स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पहला है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। कोई भी ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट प्लेस या कोई भी गवर्नमेंट संस्था पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं दे सकता। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑल रिलीजन दे डू नॉट इंटरफेयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनके अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस में उनके सेंटिमेंट्स के रिस्पेक्ट करते हुए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीव्स में इंटरफेयर नहीं करना, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। लेकिन हाँ, अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस या रिलीजियस बिलीव नेशन, राष्ट्र के हित को क्षति पहुंचाती है, राष्ट्र के हित को हानि पहुंचाती है, तो वो सर्टेन एक्सेप्शंस भी इम्पोज कर सकती है ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर, राइट। अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटीज़ कहता है कि इट एक्ट्स एज
डेट्रीमेंटल टू एनी अदर रिलीजियस कम्युनिटी, या हिंदू या मुस्लिम या हिंदू या जैसे भी कोई भी हो, तो तब स्टेट इंटरफेयर करती है, करके सर्टेन एक्सेप्शंस या सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लागू करती है उन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर। लेकिन जब तक कि स्टेट को कोई हानि नहीं हो, राष्ट्र को कोई हानि नहीं हो, तब तक स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट अडॉप्ट करती है। थर्ड, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। दिस मीन्स दैट ensure laws relating to equal inheritance of rights are respected. The state can intervene in the religion-based personal laws of communities. अब यहाँ पे देखिए द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, पहले नॉन इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन। कैसे इंटरवेंशन है? दिस मीन्स दैट टू एंश्योर द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड। मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ राइट मतलब कि परिवार में पापा के फादर के बाद अगर कोई बेटा आया, बेटा के बाद बेटी, मतलब इक्वल प्रॉपर्टी। कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई शादी किया है, वो इंटर रिलीजन मैरिज है, ठीक, तो अगर इंटर रिलीजन मैरिज है तो हो सकता है कि जो पहला शादी किया हो, जो हस्बैंड है, वो बाद में मुस्लिम से शादी किया हो, तो जो पहली वाइफ है हिंदू, उसके जो बच्चे हैं, या सेकंड वाइफ जो कि मुस्लिम्स होंगे उनके बच्चे हैं, तो दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए आफ्टर डेथ ऑफ द हस्बैंड, राइट। तो यहाँ पे यही कह रहा है द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। दिस मीन्स दैट टू एंश्योर द लॉज relating to equal inheritance rights are respected, the state can intervene in the religious based personal laws of communities। मतलब कि जो पर्सनल लॉज है, उस पर्सनल लॉज में भी स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि अभी हुआ 3 तलाक वाले में, राइट, तो 3 तलाक मुद्दा भी इसी से लिंक किया गया है। मतलब स्टेट या गवर्नमेंट छूट नहीं दी है कि आप कुछ भी मनमानी करिए, लेकिन हाँ लिमिट में रह के काम करिए, जिससे कि किसी को भी एज ए इंडिविजुअल, किसी को भी एज अ कम्युनिटी, किसी को भी एज अ रिलीजन हानि न हो। फोर्थ एंड लास्ट, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, जैसे कि राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ को सेटअप दे और स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए ग्रांट इशू करना, फाइनेंशियल एड देना, या कोई और आर्थिक मदद, कोई और मदद करना विच इज़ ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेप्स टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला पॉइंट है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कोई भी वो डिस्प्ले या प्रमोट नहीं करेगा कोई पर्टिकुलर रिलीजन। सेकेंड, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये स्ट्रेटजी है कि दिस मीन्स दैट in order to respect sentiments of the all religion, in order to respect all sentiments of all religion and not to interfere in religious practices, the state makes certain exceptions, particularly on religious community। मतलब कि नॉन इंटरफेरेंस रहेगा कि किसी के सेंटिमेंट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो नेशन पे, राष्ट्र पे या कोई और रिलीजियस कम्युनिटीज पे हानि न करे। थर्ड, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अगर कोई मीन्स दैट टू इंश्योर द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस, अगर कोई लॉ रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ राइट्स आई, तो उस समय वो इंटरफेयर करेगा, क्योंकि बराबर का हक सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। द स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज। तो स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ। अगर कोई धर्म आधारित पर्सनल लॉज है, उस पर भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज इंटरफेयर्ड, द स्टेट हैज राइटली इंटरवीन्ड इन द 3 तलाक इशू, राइट। चौथा पॉइंट, द स्टेट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। स्टेट सपोर्ट के लिए भी आगे आ सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, लीगल सपोर्ट दे सकती है, ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। मतलब प्रिफर्ड बेसिस नहीं, आप हिंदू को दे सकते हैं, आप मुस्लिम को दे सकते हैं, आप जैन को दे सकते हैं, आप सिख को दे सकते हैं, आप पारसी को दे सकते हैं, आप कश्मीरी को दे सकते हैं। यू कैन गिव टू एनी वन कम्युनिटी, एनी वन रिलीजियस बिलीफ पीपल। तो ये हो गया आपका स्टेप्स वे टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट। लास्ट में आती है, इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म, वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in
United States of America. In America, secularism, there is a strict separation between religion and state. Whereas in India, secularism, the state can intervene in religious affairs. Right? देखिए, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मतलब स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता. लेकिन हमारे इंडिया में क्या है? द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हुआ, अगर कोई मुस्लिम या कोई माइनॉरिटी रिलीजन या कोई हिंदू रिलीजन कोई भी दूसरे रिलीजन के खिलाफ अगर कुछ रिलीजियस मीटिंग करती है, खिलाफ अगेंस्ट में कोई रिलीजियस मीटिंग करती है, तो स्टेट इंटरफेयर करता है और एक्शन लेता है. तो इसे कहा गया है द स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर्स. अगर वो डेट्रीमेंटल है, अगर वो हानिकारक है अगेंस्ट एनी अदर रिलीजन, तो स्टेट विल इंटरफेयर. लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड दैट फ्रॉम द अदर कंट्री. सो द टॉपिक इज नाउ ओवर. Secularism. I am sending you the PDF of question answers. Just go through it and write in the copies, right? And remember one thing, that अभी जो पेपर आपको होना है PA1 हाफ ईयरली, इसमें क्लास 9th 10th अबव 11th 12th, इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो बुक के अंदर से रहेगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. ठीक, पीछे के बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स भी रह सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि रहेंगे. आपको किताब के अंदर खोल के देखना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट बेस्ड रहेगा. तो रिमेंबर बॉयज़, ये सब ने बताया होगा, आपको नहीं बताया है तो अच्छी बात नहीं है, बताना चाहिए था. तो ये कंसेप्ट बेस्ड रहेगा 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, राइट? तो बी प्रिपेयर्ड, बुक्स पढ़िए, NCERT बुक्स पढ़िए और स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. बाय. थैंक यू सो मच.